नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोतों में हम कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र व मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका को प्रयोग में लाएंगे। साथ ही साथ इस समय एक नई विचारधारा विकसित होती है जिसे हम सप्तांग विचारधारा के रूप में जानते हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। वह साथ ही साथ हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी जानेंगे व इस टॉपिक के अंत में सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो जब भी हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले इस एम्पायर के जानकारी के प्रमुख स्रोतों में चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र को सबसे पहले उठाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि चाणक्य कौन था, किस बारे में लिखता है, ये सारी चीज़ें हम पहले विषयवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाएगा, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाएगा, ये सब इसके उपनाम थे और इसका जो मेन प्रमुख नाम था वो था विष्णुगुप्ता। अब इसका ऑक्यूपेशन भी जान लेते हैं। ऑक्यूपेशन में ये तक्षशिला के अंदर एक शिक्षक के रूप में थे, फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और रॉयल एडवाइजर के रूप में भी थे। ज्यूरिस्ट में डिसीजन देने का काम भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ा इनके द्वारा जो काम किया गया मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो था इनका अपना जो बुक अर्थशास्त्र, जो विस्तृत रूप से हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से देखते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय द कौटिल्य इन संस्कृत लैंग्वेज। जो अर्थशास्त्र था बेटा कौटिल्य के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें ट्रेटाइज एंड स्टेट क्राफ्ट्स, इकोनॉमिक्स और इससे स्पेशली चाहे हम सेंटर बोले, चाहे प्रोविंस बोले, चाहे बाकी और जितने भी पार्ट्स थे उनकी जो अलग अलग कमिटीज़ हों, आर्मीज़ हों और इकोनॉमी के बारे में हो, राजा की पॉलिसीज़ हो, इन सब की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इट्स कंटेंट इन 15 ट्रिब्यूनल्स, मतलब 15 अधिकरणों में बटा है, 180 प्रकरणों में डिवाइड है, साथ ही साथ 6000 वर्सेज मीन्स श्लोकों में लिखा गया ये ग्रंथ है। कौन सा वाला? अर्थशास्त्र। ये प्रमुख ग्रंथ ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे जो विवरण होगा वो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक बुक होगी, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था, कहाँ का था, क्यों आया, किस लिए आया और क्या लिखा, इन सभी चीजों पर विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करते हैं। को देखते हैं। ये ग्रीक एम्बेसडर था बेटा, जो सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक शासक है उसके दरबार में था। ये वहां से चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध शासक है इसके दरबार में आता है और जो चीज जिस दौरान ये यहाँ पर इंडिया में रहता है उन चीजों को देखता है और अपनी बुक जो इंडिका नामक बुक में उसको संकलित करता है या उसमें अपना विवरण देता है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं मैप पे भी ये कहाँ का अराकोसिया नामक जो स्थान है, अलेक्जेंड्रिया भी आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र से ये पाटलिपुत्रा आता है। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं इसके बाद, जिसमें क्या क्या जानकारी हमें प्रदान करता है ये अपनी बुक इंडिका में। कुछ पॉजिटिव रहेगी और कुछ भ्रामक जानकारियां भी रहेगी जिसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कहता है कि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन को बहुत अच्छा बताता है और यहाँ की सोइल है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, लोग बहुत ज़्यादा हाईली जेंटल्ड पर्सन हैं। लेकिन साथ साथ एक और बात कहता है कि यहाँ पर जो राजा है गलती करने पर हार्श पनिशमेंट मीन्स कठोर दंड का प्रावधान भी ये बताता है। कहते हैं कि लोग यहाँ पर घरों पर ताले नहीं लगाते, इसका एक भी कारण ये भी रहा हो या वो बहुत अच्छे थे, साथ साथ में राजा का डर भी रहता हो। तो ये सारी जानकारी मेगास्थनीज अपनी बुक में देता है। साथ साथ में भारत के लोगों के द्वारा जो कौन से रिलीजन या किस देवता को वो मानते हैं उसके बारे में भी विवरण देता है, जिसमें वो बताता है कि ग्रीक शासक जो ग्रीक गॉड हैं जिसमें डायोनिसस और हेराक्लिस नामक देवता को ये मानते हैं, अकॉर्डिंग ग्रीक के अकॉर्डिंग लिख रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि डायोनिसस के नाम से हम यहाँ पर लोग थे वो शिवा की पूजा करते हैं और हेराक्लिस के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। नेक्स्ट जानकारी हम देखते हैं, यहाँ पर फसलों के बारे में भी ये अलग अलग विवरण हमें प्रदान करता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी भ्रामक बातें भी ये बोल देता है या अपनी बुक इंडिका में लिखता है जो
तार्किक नहीं प्रतीत होती है। जैसा देखते हैं मिसलीडिंग इंस्क्रिप्शंस में देखते हैं, देयर वॉज ए नेवर फेमाइन, कहता है कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता। लेकिन हम उसी समकालीन उसी शासक के दरबार में अगर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जो 12 वर्ष थे वहाँ पर अकाल पड़ता है और खुद स्वयं भी शासन को छोड़कर कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला चला जाता है। तो ये बात इनकी जो इंडिका में लिखी हुई गलत बात साबित होती है। इंडिया डिड नॉट हैव स्लेव सिस्टम, कहते हैं भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दास प्रथा बहुत अच्छी तरीके से इस समय मौजूद थी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जब देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी एक और बड़ी भ्रामक जानकारी प्रदान करता है मेगास्थनीज। कहते हैं कि भारतीय समाज 7 भागों में डिवाइड है, लेकिन जैसे ही हम वर्णा सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट वॉज ब्राह्मणा, सेकेंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड देन फोर्थ इज शूद्रा। कहते हैं भारतीय समाज 4 भागों में डिवाइड था, पहला ब्राह्मणा में, सेकंड क्षत्रिय में, थर्ड वैश्य के अंदर और फोर्थ था शूद्रा के अनुसार। तो यह शूद्र ही दास के रूप में लगे हुए रहते थे। सो यहाँ देखते हैं कि अब मेगास्थनीज कितने भागों में डिवाइड करता है भारतीय समाज को। तो पहला बताता है कि भारत में किसान भी हैं, एक हंटर्स भी हैं, वॉरियर्स मीन्स योद्धा भी हैं, क्राफ्ट पर्सन्स मतलब मिस्त्री या कारीगर के रूप में भी, इंस्पेक्टर निरीक्षक के रूप में भी, अमात्य के रूप में और फिलोसफर। इन 7 भागों में ये भारतीय समाज को विभाजित करता है। कौन? मेगास्थनीज। ये सारी जानकारी कुछ वो भ्रामक भी प्रदान करता है, साथ साथ में मौर्यन एम्पायर के ऐसी जानकारी भी प्रदान करता है। सो अभी ये देखा, इसके साथ साथ एक नई विचारधारा इस समय एक निकल कर आती है जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य है वो इसके बारे में सबसे विस्तृत रूप से जानकारी भी देते हैं, जिसे हम सप्तांग विचारधारा के रूप में जानते हैं, जिसमें हम मनुष्य के शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों के रूप में इंडिकेट करने का प्रयास किया है। जिसमें हम देखते हैं जो राजा होता है वो पूरा सिरोभाग के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर और क्या होता है, जैसे कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं राजा के, वो उसकी आईज होते हैं। और फिर क्या होता है, जो फ्रेंड्स उसके दोस्त वगैरह होते हैं राजा के कान के रूप में काम करते हैं। फिर देखते हैं आर्मी क्या होती है, आर्मी राजा के ब्रेन के रूप में काम करती है। सो टैक्स क्या होता है, राजा के लिए टैक्स मतलब माउथ मतलब मुंह के रूप में काम करता है, जो पूरी बॉडी मीन्स पूरे सिस्टम को या शासन को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक चीज होती है। उसके बाद में हैंड को ये फोर्ट का नाम देता है कि शरीर में जैसे हाथ होते हैं वैसे ही फोर्ट वगैरह सुरक्षा वगैरह के रूप में भी इनको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये कहता है जो पैर वगैरह होते हैं ये राजा के लिए पब्लिक, पीपल्स या मदरलैंड या जो उसके देश के रूप में बताने का प्रयास करता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर 8वां सप्तांग के बाद जो 8वीं बात लिखता है, 8वीं बात वो अपने दुश्मन के रूप में यहाँ बताने का प्रयास करता है। सो आपने ये देखा कि ये जो सप्तांग विचारधारा है जो इस समय विकसित हुई है को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया गया है। जो यहाँ पर अब एक साथ साथ में शासक के बारे में एक नई विचारधारा भी आ रही है जिसे उसका चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी बताने लगती है। चलिए अब हम देखते हैं मौर्यन जो सेंट्रलाइज अंपायर था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा कि मौर्यन अपनी कैपिटल से पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करते थे और वही कैपिटल से अपनी पावर इन्होंने प्रोविंस में डिवाइड कर रखी थी। प्रोविंस के साथ साथ इन्होंने मंडल के रूप में भी हमको देखने को मिलता है। सेंटर मीन्स यहाँ कैपिटल के रूप में आप देखोगे जहाँ पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। प्रोविंस का मतलब हम इसे वर्तमान समय के स्टेट से जोड़कर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मंडल। मंडल का मीन्स होता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिवीजन के रूप में भी हम देखेंगे। सो मंडल उसी क्षेत्र को हम बोल सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ आहार विषय के रूप में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर स्थानिक के रूप में, स्थानिक 800 गांवों का एक समूह होता था जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक यूनिट थी।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्थानीय के बाद जो नेक्स्ट आता है यूनिट वो था द्रोणमुख, जिसके अंदर 400 गांवों का समूह होता था। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा खारवटिक, जो 200 गांवों का एक समूह था। और जो सबसे लास्ट में, जो लास्ट इससे पहले आपको संग्राहक 10 विलेज का, और जो मौर्यन एम्पायर की जो लास्ट यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो थी विलेज। और टॉप लेवल पे सेंटर और लास्ट पे आपको विलेज देखने को मिलेगा। अब वापस वर्तमान समय से भी कॉरिलेट करते हैं। जैसे सेंटर हमारा दिल्ली हो गया, प्रोविंस मतलब स्टेट हो गया, मंडल मीन्स संभाग हो गया, आहार मीन्स डिस्ट्रिक्ट हो गया, और अगर इसको देखें स्थानिक को सब डिवीजन के रूप में देख सकते हैं, जैसे तहसील लेवल का देख सकते हैं। और उसके बाद में हम लास्ट यूनिट विलेज के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं कि सेंटर में कौन कौन ऑफिसर्स रहते थे, उनके कार्य विभाजन को भी साथ साथ में देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं सेंटर के अंदर जो सबसे पावरफुल, जो नीति निर्धारण से लेकर सारी चीज़ों का, जो ऑब्जर्वर से लेकर हर चीज़ काम करता है, वो यहाँ का शासक रहेगा। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो फाउंडर था, उसके बाद बिंदुसार और अशोका ये प्रमुख शासक रहे थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत सीमाओं को न केवल राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा विस्तार दिया था। जिसके बाद यहाँ पर राजा को सलाह देने के लिए इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो हर विषय पे, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, रिलीजन के रिगार्डिंग हो या सामाजिक विषय हो, उस पर विस्तृत रूप से वो मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करता था शासक। साथ साथ में आपको प्राइम मिनिस्टर या पुरोहित रहेगा, जो रिलीजियस मिनिस्टर के रूप में भी हमको देखने को मिलेगा। द्वारिक मिनिस्टर ऑफ रॉयल प्लेस के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। समाहर्ता फाइनेंस मिनिस्टर, वर्तमान समय में जिसे हम वित्त मंत्री के रूप में जानते हैं, उसे यहाँ पर मौर्यन पीरियड में किस नाम से, समाहर्ता के रूप में जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूपीएससी, आरएएस और सबसे ज़्यादा जो पीसीएस सर्विस और सब अदर एग्ज़ाम हैं, सब में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समाहर्ता के बारे में जब पूछा जाता है कि समाहर्ता का क्या काम था, या फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कौन व्यक्ति मौर्यन एम्पायर के अंदर काम करता था, जो समाहर्ता था। सो नेक्स्ट देखते हैं सन्निदाता मीन्स मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी। मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी के रूप में यहाँ पर ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। या व्यवहारिक के रूप में लॉ मिनिस्टर, मतलब कानून मंत्री के रूप में व्यवहारिक को जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुलिस ऑफिसर में दंडपाल, जो मतलब दंड मतलब न्याय रखता हो, साथ में पनिशमेंट भी रखता हो, ये सारा पुलिस ऑफिसर देखेगा। जस्टिस का काम नहीं करेगा, जस्टिस अलग व्यक्ति करेगा। सेनापति कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, जो यहाँ मौर्यन आर्मी होती थी उसका जो प्रमुख होता था, जिसे सेनापति के रूप में हम देखेंगे। दुर्गापाला मिनिस्टर ऑफ फोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। वह लास्ट में आपको कर्मांतिक मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड फैक्ट्री, जो उद्योग धंधे मौर्यन एम्पायर में चलते थे उन सभी का निरीक्षण अलग अलग यहाँ पर इसे कर्मांतिक के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर इसके आपको सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि अर्थशास्त्र के अंदर इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया गया है, और इनकी जो मिनिस्टर के साथ साथ सब मिनिस्टर्स को, उनके अध्यक्षों, इन सबको भी आपको देखने को, ये सब भी आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर एक सेंट्रलाइज एम्पायर था, जिसमें बेटा क्या होता है कि जो सारा पावर मतलब कैपिटल पाटलिपुत्रा में रहता था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 4 प्रमुख प्रोविंस थे, जिन्हें हम स्टेट के नाम से भी बोल सकते हैं अपने वर्तमान समय में, जिसमें तौसली प्रमुख था, उसके बाद तक्षशिला और उज्जैनी। सो आप हमेशा पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों था, क्योंकि अंपायर को यहाँ से जो निर्देश मिलते थे उन सभी से, और लास्ट में साउथ में देखने को मिलेगा स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी इसलिए था क्योंकि यहाँ सोने की खानें वगैरह थी, और साथ साथ में तक्षशिला और उज्जैनी इसलिए था क्योंकि ये प्रमुख
ट्रेड रूट हुआ करता था इस समय। और कलिंगा के विजय के बाद तोसली भी इनका एक प्रोविंस बनता है। अब प्रोविंस के बारे में ये सब जानकारी हो गई, क्योंकि ये सेंट्रलाइज एम्पायर था और सारी अपने एम्पायर के रूल एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने से लेकर टैक्स कलेक्शन से लेकर ट्रेड से सारी चीज़ें आसानी से यहाँ कंट्रोल हो सके, इस वजह से मौर्यन एम्पायर ने अपने साम्राज्य को प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि भाई अभी ये जानकारी आपको यहाँ पर ये स्वर्णगिरी के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगी कि डिस्टेंस रूट हो या फिर इसमें सोने की खाने के साथ साथ। सो अभी प्रोविंस में अभी तक तो हमने देखा प्रोविंस क्यों डिवाइड कर रखा था। अब प्रोविंस के अंदर शासन को कौन देखता था, ये चीज भी देखते हैं। अब राजा है अपनी कैपिटल में, तो वहां पर प्रोविंस में कौन रहेगा, जिसे प्रोविंस को हम प्रांत या सूबा के नाम से भी जान सकते हैं, वर्तमान समय में स्टेट के नाम से हम जानते हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी के रूप में होगा वो होगा, कौन होगा बेटा, गवर्नर। गवर्नर यहाँ पर प्रांतों में गवर्न करेगा, जैसे वर्तमान समय में स्टेट में प्रमुख जो अधिकारी होता है गवर्नर, उसके बाद में सीएम आता है, वैसे ही गवर्नर के रूप में यहाँ पर जो कुमार जो राजा के पुत्र के रूप में होते थे या उसके उत्तराधिकारी होते थे, उनको प्रोविंस के अंदर जो शासन संचालन का काम दिया जाता था, जो राजा के आदेश के अकॉर्डिंग उन सब की पालना को इम्प्लीमेंट राजा के आदेशों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता था। कहां पर, प्रोविंस में। और इसकी सलाह के लिए यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ करती थी। सो यहाँ सब इसमें भी आपको यही बातें देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोविंस के बाद जो साम्राज्य था जो मंडल्स में डिवाइड था, मंडल्स को वर्तमान समय में डिवीजन के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अधिकारी था प्रदेष्टा के रूप में जाना जाता था, लेकिन हमें कहीं न कहीं अशोक इंस्क्रिप्शंस पे इसे हम प्रादेशिक के रूप में भी हमें जानकारी ऐसी मिलती है, लेकिन हमें प्रदेष्टा के रूप में ही मान लेते हैं। अभी तक हम सेंटर के बाद में प्रोविंस आए, प्रोविंस के बाद मंडल आ गए, अब आएंगे आहार, विषय या डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से ऑफिसर थे, उनका क्या क्या काम था, ये सारी चीजें भी हम देख लेते हैं। कहते हैं देयर वर 3 मैन ऑफिसर्स, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 प्रमुख अधिकारी थे, जिसे हम प्रादेशिक के नाम से, सेकंड रज्जुक के नाम से और थर्ड युक्तक के नाम से जानते हैं। सो प्रादेशिक का जो ये सबसे पावरफुल अधिकारी हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो ये सारे रेवेन्यू से संबंधित, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित ये सारे काम होते थे। सो नेक्स्ट रहेगा ऑफिसर जो रहेगा रज्जुक, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड द असेसिंग ऑफ लैंड के साथ साथ लास्ट में अशोक के समय इसे मतलब दंड अधिकारी या न्याय के अधिकारी के रूप में भी अपॉइंट किया जाने लगा था। और सबसे कम जो पावर का जो अधिकारी के रूप में हमको देखने को मिलेगा कि युक्तक ये प्रमुख अधिकारी रहेगा। इसमें कहते हैं कि मेगास्थनीज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज ए एग्रोनॉमी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मेगास्थनीज एग्रोनॉमी के रूप में भी बताता है अपने रिकॉर्ड के आधार पर या यहाँ डिटेल्स के आधार पर। अभी तक आप देख चुके हो बेटा कि आहार, विषय या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपने इससे पहले यूनिट देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हम जानते हैं, जिसमें हम गोपा वर्क एज ए अकाउंट टू द यूनिट्स के रूप में काम करेगा। कहते हैं हिज ड्यूटीज इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ द विलेज बाउंड्रीज, कीपिंग द सेंसस मतलब जनगणना करना, विलेज बाउंड्रीज को करना, ये सारे काम जो टैक्स के बारे में, ये सारे जो छोटे मोटे गांव के जो विलेज संबंधी जो काम होते हैं उन सबको ये कौन देखेगा बेटा, गोपा। और साथ साथ में यहाँ पर एक ग्रामीणी नामक व्यक्ति भी रहेगा जो अवैतनिक रहेगा। और यहाँ पर साथ में जो विलेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा लोगों का समूह होगा जो अलग अलग काम करते हुए देखने को मिलेगा, जो विलेज के डेवलपमेंट के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, रिलीजन के बारे में और छोटे मोटे वाद विवाद पर भी वो सॉल्यूशन करने के लिए भी एक छोटी छोटी यूनिट्स बनी होती थी लोगों के समूह की। तो वो सारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का
प्रयास करते थे। सो विलेज में अभी हमने आपने देखा ग्राम के अंदर ये सारे काम जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो ग्रामीणी हैं ये सारा काम करते हुए देखने को मिलेगा। अभी क्या है, कहते हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर जो सबसे पावरफुल होने का एक ही कारण था, वो था इनका ट्रेड। क्योंकि ये चाहे नॉर्थ से साउथ हो, चाहे इस रूट पे गैंगेटिक बेल्ट वाले हो, यहाँ पर कहते हैं कि इस जगह पर अगर देखें तो सोइल सबसे अच्छी थी, इस वजह से प्रोडक्शन बहुत सरप्लस होता था। साथ साथ यहाँ पर आयरन माइंस भी हमको देखने को मिलती है, साथ साथ स्वर्णगिरी वाले क्षेत्र में हमको गोल्ड भी मिलता है। और इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड था वो मौर्यन के पक्ष में था। इस वजह से मौर्यन एम्पायर में जो सप्तांग विचारधारा के अंदर राजा का मुख बताया गया है टैक्स, वो बहुत सफिशिएंट मात्रा में आता था। इस वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मौर्यन एम्पायर बहुत साउंड, मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत साउंड या मजबूत थी। हमें देखने को और भी मिलता है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो अभी तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्मी को भी बताता है, जिसमें आप आर्मी को 6 भागों में डिवाइड करता है। इस समय वर्तमान समय भी हमारी आर्मी होती है 3 भागों में, लेकिन उस समय 6 भागों में थी। जो नेवी, मतलब जिसे नवा अध्यक्ष के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंस को भी देखते थे। इन्फेंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो पैदल सेना के रूप में जानी जाती है। वर्तमान समय भी इन्फेंट्री अगर आर्मी के अंदर देखें तो एक यूनिट होती है जो पैदल सैनिकों की, जो बंदूक लेके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही यह भाला तलवार लेके चलने वाले सैनिकों को इन्फेंट्री के नाम दिया गया है। नेक्स्ट हॉर्स पर, जो घोड़ों पर चलकर जो तलवार लेके आगे बढ़ते हैं, वो हॉर्स की एक यूनिट हुआ करती थी। चैरियट्स की एक थी और एलिफेंट्स की, जो आपको सबको पता है मगध में सबसे ज़्यादा पर्याप्त रूप से एलिफेंट प्राप्त होते थे। तो इस आधार पर जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आर्मी हुआ करती थी, उसको कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से बताने का। चलिए हम टॉपिक के अंत में सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर जो पूछे गए प्रश्नों पर भी अध्ययन करते हैं, जिसमें देखते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू हैव सक्सेसफुली रीड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। कहते हैं पहली बार अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में किसे सफलता प्राप्त हुई थी? चार्ल्स डिकेंस को? नहीं। कि दयाराम साहनी को? इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। राखलदास बनर्जी को? नहीं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो कौन बचते हैं अब हमारे पास? जेम्स प्रिंसेप। यस, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोकन जो इंस्क्रिप्शन थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई 1837 में, लेकिन आपको एनसीईआरटी में 1838 दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय। कहते हैं इंडिका नामक बुक किसके द्वारा रचित है? जो इंडिका बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? सेल्यूकस निकेटर? नहीं, ये ग्रीक शासक है। नेक्स्ट देखें, कालिदास? नहीं, ये 1st सेंचुरी में है। सो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखता है, ये इस टाइम पीरियड में नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है? मेगास्थनीज। इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के। कहते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक फिलोसफर के रूप में था। ये राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है और वहाँ जितने भी समय रहा उस पूरी स्थिति के बारे में अपना पूरा विवरण लिखता है, जिसे इंडिका में संकलित करने का प्रयास करता है और पूर्ण रूप से किया भी। सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज ए प्ले अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो हम जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं ये मोस्टली ये बुक जो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही केंद्रित है। so, इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी परफेक्ट होता है। द मेन ऑफिसर ऑफ प्रोविंस। कहते हैं प्रोविंस का इन मौर्यन एम्पायर वॉज कॉल्ड मेगास्थनीज। कहते हैं प्रोविंस के जो मेन ऑफिसर हैं उसको मेगास्थनीज किस नाम से पुकारता है? देखते हैं, एस्टिनोमोई? नहीं, ये मेगास्थनीज इसे नगर के ऑफिसर के रूप में पुकारता है। किसके? नगर के ऑफिसर में। तो प्रोविंस के ऑफिसर में किसे पुकारता है वो भी देख लेते हैं। एग्रोनोमोई? हाँ,
प्रोविंस के ऑफिसर के रूप में यहाँ मेगास्थनीज एग्रोनोमी ही बोलता है। ठीक है, प्रोविंस के ऑफिसर को, जो मेन ऑफिसर को एग्रोनोमी कहा जाता था। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, कहते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ए विष्णुगुप्ता। कहते हैं जो हिस्ट्री के अंदर प्रमुख पर्सनैलिटी के रूप में विष्णुगुप्त के रूप में कौन जाना जाता है? क्या बिंदुसारा? नहीं। कुनाला? नहीं। क्या श्रीगुप्ता? नहीं। ये है चाणक्य। चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये तक्षशिला के एक शिक्षक के रूप में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following language is used in the inscriptions of Ashoka? अशोक के जो inscriptions थे उन पर कौन सी लैंग्वेज इन ऑप्शंस में दी गई है वो थी? ओके, क्या पाली? नहीं। पाली में मोस्टली महात्मा बुद्ध की जो जितने भी लिटरेचर थे महात्मा बुद्ध के बारे में वो लिखे गए थे। प्राकृत? हाँ, प्राकृत लैंग्वेज में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोकन मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो संस्कृत और ये दोनों निकल के हट जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिवन एज अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य? कहते हैं मौर्य के जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में हम क्या देखते हैं? कौटिल्य। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिवन डिटेल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य? मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस और इंस्क्रिप्शंस। ओके, सो इंस्क्रिप्शंस में भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस मौर्यन एम्पायर के बारे में बोलती है, ठीक है। मेगास्थनीज भी जानकारी देता है। सो इसका मतलब क्या सारे सही है सर? लेकिन आप देखो यहां कहते हैं डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां आपको देखने को मिलेगा बेटा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है पूर्ण रूप से केवल एडमिनिस्ट्रेशन, केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा गया रिकॉर्ड है। सो इस आधार पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑफिसर रिलेटेड टू सर्वे एंड सेटलमेंट वर्क अंडर अशोका वर कॉल्ड। कहते हैं जो सर्वे भी करता है और सेटलमेंट वर्क भी करता है तो अंडर अशोक वर कॉल्ड। तो इस कहते हैं अशोक के अंपायर के अंदर जो प्रमुख रूप से किस ऑफिसर को ऐसा काम करते हुए देखते हैं? क्या सन्नी दाता? नहीं, ये सेंटर के अंदर था। धम्मा माते? नहीं, ये रिलीजन ऑफिसर था। प्रतिवेदिका? नहीं। यहां पर आपको आंसर मिलता है रज्जुक। रज्जुक जो नामक जो ऑफिसर हैं ये प्रमुख रूप से आपको जो डिस्ट्रिक्ट में होता था तो ये सारे काम करते हुए आपको यहां दिखाई देगा। ये कहां पर होता था? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पर आपको दिखाई देगा बेटा। सो नेक्स्ट देखते हैं। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया इन वेस्ट। कहते हैं जो आप यहां देखेंगे रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी की कौन सी डायनेस्टी के जो शासक थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते थे? किनसे? सीरिया वाले जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। सो यहाँ पर क्या? चोलाज? नहीं, ये साउथ के थे। पल्लवाज? ये भी नहीं। और गुप्ताज? तो हमारे पास निकल कर क्या आता है? मौर्याज। तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम रहा हो चाहे बिंदुसार के समय रहा हो तो यहाँ पर हमें सीरियन जो एम्बेसडर हो या राजदूत हो मोस्टली किसके दरबार में? मौर्याज के दरबार में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। सो आज के हमारा जो ये टॉपिक था यही समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।